बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का तीसरा फेज़ है और ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से है। तो इनके हम, क्योंकि हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, तो हम इसके जो की कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने ये फ़र्क करना है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान में क्या डिफरेंस है। सबसे पर्पज़ के हवाले से देखें तो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो मकसद है वो है अप्रूवल लेना डोनर से, और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान किस लिए बनता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है टाइम पे हो और उस स्कोप के मुताबिक हो और बजट के मुताबिक हो। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान इस हवाले से बनता है। फिर फॉर्मेट, जो प्रपोजल का जो फॉर्मेट है वो डिटरमिन करता है डोनर, और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान कौन करता है, प्रोजेक्ट टीम उसको करती है, बनाती है कि किस तरह उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा। लेवल ऑफ डिटेल, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होती है उसमें लिमिटेड डिटेल्स होती हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होता है इसको हम कहते हैं डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी कहते हैं। इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काफ़ी डिटेल्स होती हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरे हों। फिर पार्टिसिपेशन के हवाले से प्रपोजल जो है स्मॉल टीम बनाती है, और ये इसमें इम्प्लीमेंटेशन टीम में पूरी प्रोजेक्ट टीम होती है इसके अंदर। ऑडियंस में तो ये इसको करता है, फोकस करता है, डोनर्स को फोकस करता है, और वो प्रोजेक्ट की जो टीम है उसकी नीड्स के मुताबिक बनता है। टाइमिंग एंड शेड्यूल, इसकी जो टाइमिंग है बड़ी स्ट्रिक्ट टाइट शेड्यूल उसमें होता है, उसमें फिर ये बनता है, और ये रिवाइज भी होता है, इसको बड़ा डेवलप किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान को, ताकि जो हमारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे हों। तो ये इसमें काफ़ी डिटेल होती है। तो इस फेज के क्या आउटपुट है, नंबर 1 इम्प्लीमेंटेशन प्लान, शेड्यूल प्लान, रिस्क प्लान। इसमें रिस्क प्लान बन जाता है कि किस तरह रिस्क जो है आइडेंटिफाई होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या प्लान करना है। मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग इसका प्लान है। ये तकरीबन प्रोजेक्ट के तमाम फेजेस में मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है, और लर्निंग को, ताकि उसके नतीजे में तब्दीलियाँ लाई जा सकें, ताकि जो हमारे जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है और जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हों। फिर इसमें कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, इसमें स्टेक होल्डर्स के एंगेज करने का प्लान बनाया जाता है, और कम्युनिकेशन की जो नॉर्म्स सेट की जाती हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ हमने कम्युनिकेशन किस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फिर रेकी आ जाता है, RACI। R मीन्स रिस्पॉन्सिबल, A मीन्स अकाउंटेबल, C मीन कंसल्टेड, I मीन इन्फॉर्म। तो ये जाहिर करता है कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कौन अकाउंटेबल होगा और किससे कंसल्ट किया जाएगा, और किसके साथ जस्ट इन्फॉर्म किया जाएगा, या सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन की जाएगी। फिर इसमें सप्लाई चेन आ जाती है, और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लान आ जाता है कि कितना HR चाहिए होगा हमारा इस प्रोग्राम के लिए, कितनी यानी कि वैकेंसीज होगी, क्या उनकी कैपेसिटी होगी। तो सारा HR का प्लान भी इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान में आ जाता है। कौन कौन इन्वॉल्व होता है इस फेज के अंदर, इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, सप्लाई चेन वाले होते हैं, सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड मील लर्निंग, प्रोग्राम मैनेजर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी का क्या मकसद क्या है यहाँ पे, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो, और जो डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए उसकी प्रोडक्शन हो, और उस डाटा को मिस यूज़ ना किया जाए, जो डाटा हमने हासिल किया है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए ताकि स्टेक होल्डर्स की ओनरशिप हो इस प्रोजेक्ट में। क्रॉस कटिंग थीम्स, उसमें क्या है, जेंडर को भी देखा जाए और डिसेबिलिटी के वजह से भी देखा जाए कि आया कि जो हमारा जो थीम है इसमें जेंडर को भी हम देख रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी जो जिक्र किया था कि जो हमने वॉशरूम जो या लैट्रिन जो कंस्ट्रक्ट किए हैं, आया कि उनकी जो डिसेबल जो स्पेशल पीपल हैं उनकी एक्सेस कैसे हमने उसके अंदर इंश्योर करनी है। तो प्रोजेक्ट के अंदर इन थीम्स को भी लाजमी रखा जाना ज़रूरी है जेंडर के हवाले से भी, ताकि जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको भी हम कवर करें अपने प्रोजेक्ट्स में। फिर आ जाती है कंट्रोल मैकेनिज्म, कैसे कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, ताकि
ट्रांसपेरेंसी रहे, शफाफियत रहे और ईमानदारी के साथ चीज़ें सारी हो, कोई मेजरमेंट ना हो, कोई डिसऑनेस्टी ना हो। चेंज कंट्रोल, यानी कि कोई अगर चेंज करनी पड़ जाए तो उसको चेंज को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या होगा। क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्वालिटी कंट्रोल की बात आ जाती है अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, कि किस तरह हमने क्वालिटी इंश्योरेंस करवानी है कि जो प्रोडक्ट हम तैयार करने जा रहे हैं, जो चीज़ें हम जो सर्विसेज हम देने जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना है और उसकी बेस पे अकाउंटेबिलिटी करनी है, ताकि ये देखना है कि जो चीज़ें हम चाह रहे हैं, जो सर्विसेज हम हासिल करना चाह रहे हैं, आया कि वो प्रोग्राम के डिज़ाइन के मुताबिक हैं या नहीं है। फिर आ जाती है रोलिंग वेव प्लानिंग। रोलिंग वेव प्लानिंग क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार किया जाता है ताकि उसके अंदर डिज़ायर इफेक्ट लिया जा सके। इसलिए प्लानिंग के अंदर भी ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ज़रूरी हैं। तो इटरेटिव कहते हैं इसको, कि चेंज करना है इसको ताकि हम अपने मकासद को हासिल कर सकें। तो हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बड़ा इफेक्टिव होगा अगर हम इसको एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट रखेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे। इसमें कौन कौन से इनपुट्स हैं इस फेज में, LFA है, लॉजिकल फ्रेम अप्रोच है, प्रोजेक्ट प्रपोजल है, प्रोजेक्ट चार्टर है, कंप्रिहेंसिव रिस्क रिस्पांस, यानी कि इसमें क्या रिस्क रिस्पांस क्या होगा, जो कोई रिस्क आएगा सामने तो उसका रिस्पांस की स्ट्रेटजी क्या होगी। स्टेक होल्डर एनालिसिस है और एंगेजमेंट है, उनकी कैसे हमने एंगेज करना है। स्टेज मैपिंग है। फिर उसके बाद आ जाता है शेड्यूल प्लानिंग। शेड्यूल प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले एक्टिविटी डेफिनेशन, इसको हम कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, टू डिफाइन इन डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप। तो ये प्रोजेक्ट स्कोप को बारे में बताता है कि क्या हम कौन कौन से डिलीवरेबल हमें चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। स्टेप 2 एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, इसको हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं, जो एक्टिविटी के सीक्वेंस को शो करता है कि किस तरह एक स्टेप के बाद फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा, ये एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस को शो करता है। फिर आ जाता है एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेटिंग, इसमें बजट कितना लगेगा, कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एक एक्टिविटी को उसके एस्टिमेट लगाना है कि उसके कितना उसके ऊपर खर्चा आएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बजट है, मटेरियल्स है, सप्लाईज हैं, HR, वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब लोग इसमें एंगेज होते हैं। फिर आ जाती है एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट, इसका ड्यूरेशन कितना होगा इस एक्टिविटी का, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट की लैंग्वेज में क्रिटिकल पाथ, यानी कि एक एक्टिविटी को स्टार्ट और उसको ख़त्म होने के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। लास्ट पे आ जाता है शेड्यूल डेवलपमेंट, तो इसको कहते हैं गैंट चार्ट। एक चार्ट के जरिए शेड्यूल आ जाता है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में किस तरह हम एक्टिविटीज़ को कर रहे होंगे। तो पूरा शेड्यूल जो है आ जाता है, या इसको कहते हैं गैंट चार्ट। तो यहाँ पे बात की गई है प्रोडक्ट स्कोप की और प्रोजेक्ट स्कोप की। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट स्कोप क्या होता है और प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है। प्रोडक्ट स्कोप है रिक्वायर्ड डिलीवरेबल्स, आउटपुट एंड आउटकम, एग्रीड स्पेसिफिकेशन, के वो स्पेसिफिकेशन होती है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट गोइंग टू डिलीवर, कि प्रोजेक्ट क्या डिलीवर करने जा रहा है, यानी कौन सी हम प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हम देने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट स्कोप ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर्क, इसमें तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्क शामिल है, एक्टिविटीज एंड आउटपुट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट स्कोप, ताकि हम डिलीवर कर सकें उसको प्रोडक्ट स्कोप को। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रोडक्ट स्कोप क्या है और प्रोजेक्ट स्कोप क्या है। व्हेन, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड डेफिनेशन फेज, ये किस फेज पे होता है, प्रोडक्ट स्कोप पहला फेज जो है हमारा, और प्रोजेक्ट स्कोप ये प्लानिंग पे, ठीक है, ये पहले फेज में और ये थर्ड फेज में। टूल के इसके लिए लॉग फ्रेम है, जिसको हम लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच भी कहते हैं, LFA कहते हैं इसके, और जो प्रोजेक्ट स्कोप है उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WS कहते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड, इसमें क्या शामिल है, प्रोडक्ट स्कोप में आउटपुट, आउटकम और गोल शामिल है, और जो प्रोजेक्ट स्कोप में एक्टिविटीज एंड आउटपुट शामिल है। गाइडेंस, एंड रिजल्ट, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, सर्विस का या प्रोडक्ट का क्या उसकी अचीवमेंट होगी। और यहाँ पे सवाल ये हाउ, व्हाट वर्क, और वो काम कैसे किया जाएगा, ठीक, इसमें क्या और इसमें कैसे, ये चीज़ को डील करता है। तो ये फ़र्क है प्रोजेक्ट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप का। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं, आगे आ जाता है मील प्लानिंग आ जाती है इसके अंदर।
मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग का जो प्लान है, व्हाट रिवाइवल एक्टिविटी एंड व्हाट रिव्यू, इसमें देखा जाएगा कि रिव्यू किया जाएगा एक्टिविटीज़ को और आउटपुट को, आया कि हम अपनी डिजायर्ड उसके अंदर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। वाई करंट सिचुएशन, इसमें करंट सिचुएशन देखनी है, इश्यूज एंड सोल्यूशन देखने हैं, क्या क्या इश्यूज हैं और मुमकिन उनके हल क्या हैं। ट्रेंड्स एंड पैटर्न, ट्रेंड्स को देखना है और पैटर्न को देखना है, आया कि हम जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उस जो प्लान के मुताबिक जा रही हैं और जो रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं हमारे। इसमें फिर शेड्यूल आ जाता है, प्रोग्राम डिसीजन आ जाता है, HR इसमें इन्वॉल्व है, फिनेंशियल मटेरियल रिपोर्ट्स इसमें आ जाती हैं। व्हेन कंटिन्यूस की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कंटिन्यूस है। हाउ, फिर कैसे होगा ये, आपने जब अकाउंटेबिलिटी करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, तो फिर इसमें फील्ड विजिट करने हैं, रिकॉर्ड देखना है और रिपोर्ट देखनी है। ये 3 चीज़ें इसमें जनरेट होती हैं मील प्लानिंग जब हम कहते हैं। तो ये 3 चीज़ों से हम मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाती है बात फाइनल एवेल्युएशन की। फाइनल एवेल्युएशन में क्या देखा जाता है, पहले प्रोजेक्ट एवेल्युएशन में आउटकम्स एंड अल्टीमेट गोल देखा जाता है उसके अंदर, और इसमें फाइनल एवेल्युएशन में आउटकम, गोल्स और इम्पैक्ट देखा जाता है। जब हम फाइनल एवेल्युएशन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा आउटकम क्या था, आया कि जो हमारे गोल अचीव हुए या नहीं हुए हैं, और उसका हमारे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, आया कि हमारा प्रोजेक्ट रेलेवेंट था, इफेक्टिव था एंड एफिशिएंट था, यानी कि वो पुरअसर भी था और उसने मुस्तैदी के साथ भी अचीवमेंट की है। सस्टेनेबिलिटी, आया कि वो सस्टेनेबल है, जब यानी कि प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो गया उसके बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करे, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। थ्योरी ऑफ LFL, जो लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच में हमने थ्योरी अपहेल्ड की थी, आया कि वो अपहेल्ड हुई है या नहीं हुई है। रियल टाइम एवेल्युएशन क्या कहते हैं, जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसके दौरान जो एवेल्युएशन होती है उसको हम कहते हैं रियल टाइम एवेल्युएशन कहते हैं। और इसका क्या मकसद होता है कि हम चेंजेस ला सके, इम्प्रूवमेंट कर सके, तो इसको हम कहते हैं रियल टाइम एवेल्युएशन। और ये ड्यूरिंग प्रोजेक्ट होती है। फिर आ जाती है एक्स पोस्ट एवेल्युएशन, ये साल बाद, 6 महीने के बाद, ये कुछ अरसे के बाद होती है। इसका मकसद क्या होता है, इम्पैक्ट देखने के लिए कि आया कि उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या है और उसकी सस्टेनेबिलिटी का लेवल क्या है, किस हद तक वो सस्टेनेबल हुआ है प्रोग्राम। ओके जी, हमारा 3rd फेज कंप्लीट हो गया। अब आपके साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जो 4th होगा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के वाले से। ठीक है, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।